नमस्कार। आखिरकार एक चर्चित योजना का आज खुलासा हो ही गया। खुलासा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिन से ये लंबित थी। सेना में जवानों की भर्ती का मामला बहुत दिन से लंबित था और इसको लेकर के जवानों में बहुत क्षोभ था, जो खास तौर से उन लोगों में बहुत क्षोभ था जो इसके लिए ललायत रहते हैं, देश की सेवा के लिए ललायत रहते हैं और न जाने कितनी मेहनत करते रहते हैं। आप को जान के ताज्जुब होगा, जो खास तौर से जो लोग शहरों में रहते होंगे उनको जान के ताज्जुब होगा कि वो सेना में भर्ती के लिए 2-2 साल तक न जाने कितनी मशक्कत करते हैं, उसके हिसाब से सेहत बनाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अपना जनरल नॉलेज टच करते हैं और तब कहीं जाकर के बहुत कुछ लोगों को ये सेना में काम करने का सौभाग्य होता है। पिछले 2.5 सालों से सेना में भर्ती नहीं हो पाई और उसकी वजह पहले कोरोना थी और फिर उसके बाद कुछ अन्य कारण थे। लेकिन इस बीच में सेना ने नौकरी पर मुझे लगता है कि शायद रोक इस वजह से भी नहीं हुई कि एक नई योजना आनी थी और इस योजना का उद्देश्य ये था कि सेना में जवानों की भर्ती को एक टारगेटेड भर्ती हो ताकि बहुत बोझ भी नहीं हो और फिर उसके बाद उनको एक नई संभावनाओं के द्वार भी खुले। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज दोपहर में राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ साथ आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी और नेवी के चीफ एडमिरल हरि कुमार भी थे और उन्होंने पूरी चीजों को खुलासा किया और उम्मीद ये की जाती है कि इसके बाद चीजें कुछ साफ होंगी। लेकिन सवाल तो अभी भी कुछ बाकी हैं। इन पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार साहब। अशोक कुमार साहब बहुत, जैसा कि आप सबको पता है, बहुत अनुभवी हैं और काफी कुछ लिखते पढ़ते भी रहे हैं विभिन्न योजनाओं और चीजों को लेकर के। और इसके साथ साथ हमारे साथ हैं मिस्टर दलाल, जो पहले भी इन बच्चों की बातों को उठाते रहे हैं और ट्रेनिंग देते रहे हैं, उनको पढ़ाते रहे हैं, उनको जमीनी चीजों को जानते हैं। क्योंकि हमारे साथ में जनरल शिवाज भी जुड़ गए हैं। जनरल शिवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। ये जो नई स्कीम अग्निपथ स्कीम सर आई है, इसको देखते हुए जो क्या आपको लगता है कि नए बच्चे क्या उसी उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ेंगे जैसे कि पुरानी योजना थी, या ये है कि जैसे कहा जा रहा है कुछ नहीं तो ये सही वाली स्थिति है क्योंकि 2.5 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ था? आपकी क्या राय है सर? हाँ बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट का प्रेशर ये था कि जो डिफेंस बजट में पेंशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तो वो पेंशन को कम करना चाहते थे और कहीं ना कहीं जो 26 से 27 ईयर की जो एक एवरेज एज थी फौज में, उसको घटा के वो 21-22 करना चाहते थे इनके द्वारा। मगर जो ये स्कीम आई है वो स्कीम, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी तो ये है, अगर आप सोचते हैं कि किसी को आप 4 साल ले लेंगे और उसको 6 महीने का ट्रेन करके ही वो आपको एक बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा कॉम्बैट एरिया में या CICT इन्वायरमेंट में, वो मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने में कोई ट्रेन नहीं होता और 3.5 साल जो 4 साल है वो उसका ध्यान रहेगा कि उसका 4 साल के बाद क्या होगा। वो जाएगा इन्वायरमेंट में, उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था, जिसके अंदर 2 महीने के लिए जवान आता है, 10 महीने के लिए वो रहता है इन्वायरमेंट में जो काम कर रहा है। 10 महीने वो कुछ नहीं कर रहा, वो करता था सिक्योरिटी ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि ये जब 4 साल के बाद जवान हैं, जब ये इन्वायरमेंट में जाएंगे, इनको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कोई और ऑर्गन में, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अगर इनको जॉब नहीं मिलती तो ये एक छोटी मोटी जॉब करेंगे, सिक्योरिटी जॉब, या ये एंटी सोशल एलिमेंट के अंदर भी जा सकते हैं क्योंकि ये ट्रेन है। तो सच्चाई ये है कि अगर आपने ये स्कीम करनी थी तो क्यों नहीं आप इनको 4 साल रखते हैं और लेटरली इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में। ये ट्रेन है, मोटिवेटेड है, आपको ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस है ये कॉम्बैट आर्म का। तो आपको अगर ये चलानी ही थी स्कीम, तो आप इसको लेटरल इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में। देखें, अगर हम तजुर्बे से नहीं सीखे तो बड़ी दुख की बात है।
गलवान हुआ 15 जून को 2020 में, तो भारत के 15 जवान शहीद हुए और चीन के 100 से ज्यादा जवान मारे गए। वो क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। इसी प्रकार अगर आप देखें यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, सबने सोचा था रूस जो है 15-20 या एक महीने में पूरे यूक्रेन को जीत लेगा, मगर ये नहीं हुआ, क्योंकि रूस के पास 45% जो कॉन्स्पिरेशन आर्मी है नहीं लड़ेगी जैसे एक मोटिवेटेड फौज लड़ती है। तो ये हमें सीखना था। अब जिस प्रकार से हमने ये 4 साल के लिए इनको लेके आए, 6 महीने में कोई ट्रेन नहीं होता। ट्रेनिंग होती है अगर कॉम्बैट आर्म की भी कम से कम 1.5-2 साल। आप उसको ट्रेन करते रहेंगे, आप वहां से चला जाएगा। अगर वो नहीं ट्रेन है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो कैजुअल्टी होगा। तीसरा है, क्या उसके पास इतना मुद्दा है या मोटिवेशन है कि वो अपनी जिंदगी तक को निछावर कर देगा देश में, जब उसको पता है अगले 4 साल के बाद उसने जाना है एनवायरमेंट में, उसकी जॉब 4 साल तक है। तो जब वो फौज में है तो वो आगे की सोचेगा मेरा क्या होगा 4 साल के बाद। तो मुझे ये लगता है कि वो ही विल नॉट टर्न आउट टू बी ए गुड सोल्जर, एक अनसर्टेनिटी का ये विक्टिम बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है इसके सक्सेस होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। जो हम सोच रहे हैं कि यंग प्रोफाइल आएगा, तो वो तो अभी भी आ रहा है। 17, 17.5 से 21 साल के लोग ही भर्ती होते हैं, क्योंकि 10वीं क्लास अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप 17 से पहले कर नहीं सकते। तो ये सच्चाई है कि ये सोच समझ के करना था। अब प्रेशर था गवर्नमेंट पे कि पेंशन कम करनी है। पेंशन कम करने के लिए ये जो स्कीम लाए हैं इसके अंदर खामियां हैं। और जब भारत के दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान और एक चीन, लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन आई बॉल टू आई बॉल है, ऐसे में भारत जैसे जहां पर लोग रेगुलर आने के लिए तैयार हैं, ये कॉन्स्पिरेशन आर्मी या कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी उन देशों में होता है जहां पर लोग फौज ज्वाइन नहीं करना चाहते और उनको जबरदस्ती किया जाता है। यहां तो एक के पीछे 100 लोगों की लाइन बनी है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक टूर ऑफ ड्यूटी जिसको अग्निपथ करते हैं कह रहे हैं, और जो जवान आएंगे इसमें उनको अग्निवीर किया जाएगा, इतनी सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। जनरल शिवाज, आपसे एक अंतिम चीज थोड़ी सी है वो जिसको पूछे। जो सरकार कह रही है कि इससे जो लोग बच्चे आएंगे, जो जवान आएंगे, वो सेहत के लिए बहुत मोटिवेटेड होंगे और फिटनेस उनकी बहुत अच्छी रहेगी। तो क्या ये दो उद्देश्य के साथ लोग जो हैं वो आगे बढ़ करके आ सकते हैं, आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। सब लोगों को जॉब चाहिए। देखो, मेरे पास 70 यूनिटें थी टेरिटोरियल आर्मी की, और जिनका मुद्दा है कि वो 2 महीने आके फौज में रहते हैं, 10 महीने वो रहते हैं जहां पर वो काम कर रहे। सच्चाई है वो कोई काम नहीं कर रहे होते, वो अनएम्प्लॉयड यूथ है। वो 2 महीने यहाँ आता था, उसके बाद कुछ। ये जो बात कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग इन्वायरमेंट में जाएंगे एक प्रकार से मोटिवेशन लॉयल्टी का नमूना पेश करेंगे, बिल्कुल नहीं। इनको अपनी फिक्र है, इनको क्या होगा 4 साल के बाद, इनको कौन जॉब देगा, एक अनसर्टेनिटी आएगी। ये कहते हैं कि फौज के अंदर एक प्रकार से बहुत ज्यादा उन्नति होगी कि ये आने, वो फौज में जो अभी रेगुलर सोल्जर आ रहा है वो भी तो वहीं से आ रहा है, वो भी उसकी उम्र भी तो इतनी है, वो बेटर ट्रेन है, बेटर मोटिवेटेड है। आज भारत की फौज का नंबर 1-2 में नाम है, क्योंकि भारत की फौज में पीछे मुड़ के नहीं देखता इंसान, क्योंकि वो जान हथेली पे करके लड़ता है। उसकी वजह है, उसको पता है अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरी फैमिली को देश देखेगा। मगर ये जो 4 साल के लिए बच्चे आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कल हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कहाँ, तो जॉब मिलेगी नहीं मिली। तो एक अनसर्टेनिटी आ गई है। और ये सच्चाई है कि आप ये सोचोगे कि उसकी लॉयल्टी और उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी ऐसी होगी उस आदमी की तरह जो कि रेगुलर है, ये तो आप उससे ज्यादा एक प्रकार से सोच रहे हो वो देगा, ऐसा शायद नहीं होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने इनको परख लिया है। और अभी टेरिटोरियल आर्मी जो है, जो 17 यूनिट हैं, वो 24 घंटे हैं, क्योंकि 20 साल से उनकी रिक्वायरमेंट इतनी है। वो 2 साल में 2 महीने आने चाहिए थे, मगर अब वो इकट्ठे 12 महीने रहते हैं। अगर आपने पेंशन कम करनी थी तो उनको क्यों आपने 12 महीने रखा हुआ है, आप 2 महीने ही रखते, उस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। और आप एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अग्निपथ का। और ऐसे में दूसरा एक सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट थी वो कास्ट क्लास से थी, जैसे जाट रेजिमेंट में जाट, सिख रेजिमेंट में सिख, राजपूत रेजिमेंट में राजपूत। अब ये कहते हैं ऑल इंडिया आएगा। देखो,
हमने ये 84 के बाद एक्सपेरिमेंट किया था एक दो यूनिटों में, जो हर रेजिमेंट की एक एक यूनिट, और 98 के बाद हमने दोबारा बदल दिया, क्योंकि हमने देखा कि लड़ाई के दौरान अगर आप लड़ाई में रनर अप नहीं है, लड़ाई में या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। अगर आपने जीतना है तो आपके अंदर मुद्दा होना चाहिए, आपके अंदर कोई रीजन होना चाहिए लड़ने का। जब गोलियां आती हैं आगे से दुश्मन की, तो आपके अंदर एक यूनाइटिंग फोर्स होनी चाहिए, तभी ये बढ़ाई हुई थी रेजिमेंट, एक कास्ट, एक क्रीड, एक रिलीजन की। तो आप उसको एक प्रकार तोड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो भी कोई स्टेप इन नॉट इन अ राइट डायरेक्शन। तो आप उसको टेम्पर क्यों करें? भारत की फौज एक बड़ी मजबूत फौज है, आपके पास और तरीके होने चाहिए रिड्यूस करने के। आपका जो सिविलियन डिफेंस वो 35% आपका बजट ले रहा है पेंशन का, आप उसको रिड्यूस करें, तो ना कि आप जो फाइटिंग एज है, कॉम्बैट आर्म है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर ये फेल होगा तो भारत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिवाज आपका। जनरल अशोक को मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हैं और गवर्नमेंट ने जिस तरीके का भरोसा दिखाया है, वो आप उसको किस तरीके से आंक रहे हैं? श्रीवास्तव जी, मैं अपनी बात जो है वो आंकड़ों के आधार पर कहूंगा। जनरल सिवाज मेरे वरिष्ठ रहे हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन ढेर सारे फैक्ट्स ऐसे कहेंगे हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ऑल इंडिया ऑल क्लास की जो बात कही जा रही है, जिसके माध्यम से ये टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निवीरों का भर्ती किया जाना है, यह वर्ल्ड वॉर 1 और उसके बाद के विंटेज का कॉन्सेप्ट है। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को रेज किया गया ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे एज ए इन्फेंट्री पल्टन्स। तब से लेकर अब तक पूरे भारत के स्वतंत्र इतिहास में कोई भी एक घटना नहीं है, चाहे वॉर की हो, चाहे CICT की हो, चाहे पीस टाइम सपोर्ट की हो, जिसमें गार्ड की कोई बटालियन असफल रही हो। वही चीज महार बटालियन के साथ हुआ है। वही जाट में 12 जाट जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोजिशन की है। गोरखा बटालियंस में जब इंडियन डोमिसाइल गुरखाज नहीं मिले तो गढ़वाल है कुमाऊं के लोगों को शामिल किया गया। ये आज के दौर में एक मिथ है कि क्लास बेस्ड कंपोजिशन जो है वो फाइटिंग का बेहतर मॉडल है। आजकल के समय में बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमें पूरे इंडिया में जो बेस्ट टैलेंट है उसको हम लेकर के सामने आए, और मेरिट पर, न कि किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन को प्रोमुलगेट करें, क्योंकि वो हमारे संविधान की अवधारणा के भी खिलाफ है। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक एफिडेविट भी दिया हुआ है कि हमारी भर्ती का कोई भी आधार ये सब चीजें नहीं होती हैं, केवल फंक्शनल कन्वीनियंस के लिए हम किसी तरह के लोगों को ग्रुप करते हैं। तो ये समझ, अच्छा, तकरीबन 80% से ज्यादा आर्मी यूनिट्स आज की तारीख में ऑलरेडी ऑल इंडिया ऑल क्लास हो चुकी हैं। जो डिले किया गया ये हमारा हिस्टोरिकल नुकसान है। हमें ऑल इंडिया ऑल क्लास की तरफ माइग्रेशन पहले ही कर लेना चाहिए था, तो ढेर सारी घटनाएं न होती जो कि हुई, और आजकल के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को यह मॉडल पूरा करेगा। दूसरी बात, जो गलवान युद्ध का उन्होंने जिक्र किया, उसमें भारतीय सेना के 15 नहीं 20 सैनिक मरे थे, जिसमें एक कमान अधिकारी भी था। जो एक कहा जा रहा है कि चीन के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। उसको कंस्क्रिप्शन से लिंक किया जा रहा है, वो भी उस घटना से टोटली गलत है। जो लोग रसिया और यूक्रेन युद्ध में रसिया के लॉस को कंस्क्रिप्शन से जोड़ रहे हैं, उनको भी फैक्ट की कोई जानकारी नहीं है। रूस यूक्रेन में जो फंस गया है, या ये कह लीजिए कि जो युद्ध की प्रगति उस तरह से नहीं हो रही है जिसकी आशा की जा रही थी, उसके ढेर सारे कारण हैं, और न कि जो कंस्क्रिप्शन बेस्ड आर्मी जिसके बेसिस पे इसको नकारा जा रहा है। तो इतना कहने के बाद मैं अपने पूरे पिछले मुद्दे पे आता हूं कि इस स्कीम का एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा अपने देश के युवा को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाकर उसके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ था, उसमें नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। उसमें एक डिबेट हुआ था जो डॉक्यूमेंटेड है कि नेशनल कैडेट कोर को कौन रन करना चाहिए, आर्मी रन करना चाहिए
पैरामिलिट्री फोर्सेस रन करना चाहिए या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रन करना चाहिए। लेकिन यह निर्णय लिया गया कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए डिफेंस फोर्सेस बेस्ट मॉडल है, और इसलिए आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, एनसीसी को ट्रेनिंग करने की और उस स्कीम को नर्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अगर उसी लॉजिक को हम आगे बढ़ाएं, आज का हमारा यूथ जो जॉब के भाव में तरह तरह के सेंटिमेंट्स एंड प्रोपेगेंडा के लिहाज में दाएं बाएं भटक रहा है, उसको स्किल भी नहीं मिल रही है, जॉब भी नहीं मिल रहे हैं, अगर हम उसके लिए एक ऐसा माध्यम पैदा कर रहे हैं जिसमें वो आर्म फोर्सेस के पास आकर के 4 साल ट्रेनिंग, 4 साल रहता है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग शामिल है, तो जाहिर है कि 4 साल तो छोड़िए, मैं आपको अपना कारगिल युद्ध का और बाकी का अनुभव बताता हूं। फौज के वर्दी का रिश्ता इतना पवित्र है कि अगर किसी व्यक्ति ने उसको इंटाइटल होकर के एक दिन भी धारण कर लिया तो उसके जिंदगी का नजरिया सब कुछ बदल जाता है। आप अपवादों को आप छोड़ दीजिए, बट इन जनरल बहुत कुछ बदल जाता है। तो 4 साल का सोल्जर अगर 25% में शामिल न भी हुआ और लौट के आया भी, तो उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस में मान लिया उसकी वांट निकली है, तो एक नामल जो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी बजाय जो 4 साल का ट्रेंड आर्मी का सोल्जर है, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस बेहतर होंगे। वही चीज पुलिस में होगा, वही चीज गवर्नमेंट में होगा। आइडियल हुआ होता कि इन लोगों के एटलीस्ट पूरा न से कुछ परसेंटेज को इन जगहों पे एब्जॉर्प्शन का जरिया बनाया गया होता, लेकिन अब जब तक वो नहीं बना है, इनकी योग्यता ही उनको उस तरफ ले जाएगी। बिल्कुल। जो यूथ इनको जब तक नौकरी कर रहे हैं, जैसे बताया जनरल शिवाज ने, इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भगवान ना करे किसी हादसे का शिकार हो या किसी को और कोई दिक्कत हो, तो उसमें जो पैकेज एंड कंपेंसेशन है वो उसी तरह है जैसे आजकल के रिक्रूटेड सोल्जर्स के लिए है। इसी तरह से उनको लोकेशन अलाउंस, रिस्क अलाउंस एंड अदरवाइज ढेर सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। तो आजकल के समय में अगर आप अपने घर परिवार दाएं बाएं में देखिए, 15,000 16,000 मंथली नौकरी में दुनिया भर के बीटेक सेमटेक कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट आप इसको देखिए, इनका पैकेज जो है 5.5 लाख के आसपास हो जाता है। पे एंड इमीडिएट बेनिफिट से इनका एनुअल पैकेज है जो हर साल बढ़ता रहता है। खत्म होने के बाद में इनको तकरीबन 11-12 लाख का सेवरेंस पैकेज मिलता है। स्किल इनको दिलाई जाती है और ये समाज में मौजूदा स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये स्कीम में कोई अवगुण नहीं है और इसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतना एकदम से तथ्यपरक सत्य है कि इसमें ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे देश को और हमारी सेना को इमीडिएट आवश्यकता है। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने ये भी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि 17 साल में लड़का तो मेन में भी आ रहा है, इसमें भी आएगा, तो एज प्रोफाइल कहाँ लोअर हुई। उनको पता नहीं कि जब हम बात करते हैं आर्मी के एज प्रोफाइल का कैलकुलेशन की, तो एग्रीगेट एज प्रोफाइल कैलकुलेट होती है, उसमें कितने बच्चे 17-20 साल के हैं, कितने 25 साल का नायक है, कोई हवलदार है। तो मौजूदा एक यूनिट की जो प्रोफाइल है वो तकरीबन 32 वर्ष की है, और जब ये स्कीम आएगी तो अगले 5-6 साल में यूनिट की एवरेज यूज प्रोफाइल जो है वो 26 वर्ष की हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा इसमें सुधार होगा जिसको समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। जी दलाल साहब, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आपको क्या लगता है इस योजना से, जो क्योंकि आप, मैं जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा कि आप बच्चों से को ट्रेन कराने के लिए जुड़े रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, और उन ठीक है कि आपके अपने अलग प्रोफेशनल काम है वो आपका, लेकिन आप उनकी भावनाओं को देखते रहते हैं। आप क्या समझते हैं इस पूरी स्कीम के बारे में, और आपको क्या लगता है कि आगे इसका असर क्या हो सकता है और क्या करेक्शन की संभावना है? दलाल साहब। देखिए सर, जो स्कीम आज पूरा ड्राफ्ट जो पेश किया है, मुझे लगता है कि युवाओं में, और खासकर क्योंकि धरातल से मैं जुड़ा हूं और बच्चों को तैयार कराना प्रोफेशनल वे से नहीं, एक एज ए जेन्युइन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, मुझे लगता है युवाओं में जबरदस्त निराशा है। एक निराशा इस बात को लेकर भी है, अगर ये स्कीम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो पूरा इन्होंने उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात, अभी जनरल अशोक सर बता रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना था, शिवाज साहब ने भी अपने पॉइंट रखे हैं। मुझे लगता है कि सर एक फौज में ट्रेनिंग रिटायरमेंट तक चलती है, एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं सर जो रिटायरमेंट तक चलती रहती है। और मैं जनरल साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आई होप आप भी इस बात से एग्री करेंगे
सर जितने भी जेसीओ रैंक के बिलो के जो भी पीबीआर को बोलते हैं, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक के, उनमें से 70% लोग मतलब आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी रिक्वायरमेंट एज ए सिक्योरिटी गार्ड में ही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी 4 साल जो 4 साल की स्कीम होगी, उसके बाद हम अधिकतर जवानों को हम किसी अच्छी कंपनी के बाहर या फिर कहीं और सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में उनको देखेंगे। मतलब एक तरीके से लग रहा है जैसे कि एक एनसीसी की यूनिट अभी रिलायंस ने शुरू की थी, वहां पर अच्छा पैकेज देने की बात हो रही, तो मुझे लगता है वहां के लिए ये लोग ज्यादा मोटिवेट होंगे अडानी और अंबानी को देखकर। दूसरी बात सर, 3.5-4 साल में मुझे लगता नहीं एक फौजी को हम तैयार कर पाएंगे, बिकॉज ट्रेनिंग है। अभी शिवा साहब ने बताया था कि वो टीए के भी इंचार्ज रहे, उनको आज तक रेगुलर कर रहे हैं, तो ऐसी अगर जरूरत ना होती तो टीए वालों को रेगुलर में नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जो सोल्जर की क्वालिटी है वो कहाँ तक उसमें मेंटेन कर पाएंगे सर, मतलब उसको वॉर ट्रेनिंग भी देनी है सर। मुझे लगता है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको बहुत सारी चीज सिखानी पड़ती है ना। एक जीडी का बंदा है, एक क्लर्क का बंदा है, तो एक मुझे लगता है सर कम से कम 7-8 साल में तो एक बंदा जो है वो एक एसेट के रूप में तैयार होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एयरफोर्स को मैं लेना चाहता हूँ, उसमें 2 ब्रांचेस होती है, एक्स और वाई। इसको हम टेक और नॉन टेक कहते हैं आर्मी के लैंग्वेज में, जिसमें टेक में आता है क्लर्क और नॉन टेक में आता है जीडी, उसको बोल देते हैं। तो वहां पर जब एक बंदा ट्रेनिंग के लिए जाता है, बेसिक ट्रेनिंग चलो ठीक है होगी, उसके बाद में जो ट्रेड ट्रेनिंग होती है सर, वो एकदम से स्किलफुल नहीं हो पाता है। मान लो कोई बंदा ट्रेड ट्रेनिंग में है, तो वो कितना लाभान्वित हो पाएगा उससे सर, उसके बाद का भविष्य सोच के देखिए सर। एक ऑफिसर लेवल में जो इतने अट्रैक्टिव ऑप्शन है, जवानों के बेस पे उतने अट्रैक्टिव ऑप्शन अभी नहीं आए हैं सर। आप समझिए इस बात को। एक गांव वाला बच्चा जो सुबह अपने पाँव के तेल लगाकर पूरे 4 चक्कर 5 चक्कर काटता है सर, और दूसरी बात जो एज रखा है 17.5 से 21 साल तक, मतलब जवानी का जो मेन टाइम पीरियड होता है श्रीवास्तव सर, जहां पर एक बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है, वो वहां जाकर अनसर्टेनिटी में है। मतलब आगे 25% को हम लेंगे, किस बेस पे लेंगे उसका भी अभी कुछ खुलासा नहीं है, वो कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। मतलब 75% को हम एग्जिट कर देंगे, 25% को हम इन रखेंगे। आप देखिएगा जेसीओ के लगभग 1 लाख पद अभी खाली है सर। अगर इतनी रिक्वायरमेंट होती, मतलब सीधी सी बात दिख रहा है कि अभी ऑफिसर के जो हैं वो हमेशा हम देखते हैं कि कभी सीएजी की रिपोर्ट है, कभी हम संसद में रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऑफिसर्स के हैं जो पद हैं वो आज भी खाली हैं। मैं अभी पूरे दिन रिपोर्ट ही पढ़ रहा था, जिन जिन कंट्रीज ने टीओडी को इम्प्लीमेंट किया, नॉट इवन सीन 1 और 2, 1-2 एग्जांपल को छोटे देशों को छोड़कर मुझे लगा नहीं किसी भी कंट्री में स्कीम जो लगाई है वो इतनी प्रोडक्टिव साबित हुई है। हम लोग इजराइल का बार बार नाम लेते हैं सर, इजराइल की भौगोलिक एक अलग दशा है, भारत में क्या है एक अलग चीजें हैं। तो उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूँ ये गेम चेंजर नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैम्बल है। इट्स नॉट ए गेम चेंजर, इट्स ए गैम्बल। आईटीआई के बच्चों को हम ले रहे हैं सर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये योजना गैम्बल ज्यादा है। अशोक जी, ये हो सकता है कि ये हमारे दलाल साहब कुछ ज्यादा आगे बढ़ करके कह रहे हैं, और वो ट्रायल एंड एरर, गैम्बल शब्द तो शायद गलत है, कि वो ट्रायल एंड एरर वाला मामला ज्यादा इसमें कहना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आशंकाएं हैं, और जो खासतौर से 25% रेगुलर कैडर में लोगों को लेने की जो बात है, और वो कैसे होगी? और दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या लेटरल एंट्री को लेकर के कुछ संभावनाएं हैं, और उससे कुछ अच्छा और रास्ता निकल सकता है, जो जनरल शिवाच और मैं भी यही सोच रहा था उस पर। श्रीवास्तव जी, जैसे मैंने कहा, मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। नंबर 1, एक मुद्दा उठाया गया कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या होगा। ऑफिसर्स में जो ओटी में ऑफिसर्स जाते हैं उनकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। जो टेक्निकल एंट्रीज होते हैं उनको आईएमए में 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जो डायरेक्ट एंट्री होती है उनकी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 9 मंथ्स वर्सेज 18 मंथ्स। लेकिन कमीशन के बाद में इररेस्पेक्टिव ऑफ एंट्री हर व्यक्ति को वही टास्क, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वॉर हो, चाहे पीस हो, चाहे जेएनके का मामला हो, वही दिया जाता है। एंड मैं बता रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा इस पैनल से और बाद में जिससे भी इंटरेक्ट करें, मुझे एक सिंगल इंसिडेंट बता दें जहां पे रिलेटिवली कम ट्रेंड व्यक्ति ने सो कॉल ज्यादा ट्रेंड व्यक्ति से कम परफॉर्म किया हो, लड़ाई में कम किया हो। मैं आपको नाम गिना सकता हूं, चाहे कारगिल वार का हो, चाहे बाकी 65 का हो, 71 युद्ध का हो, जहां पर लोगों ने कम सर्विस में बहुत से अच्छा काम किया हुआ। दूसरे, ये कॉन्सेप्ट ही कि 3 साल वाले जो टीओडी सोल्जर या अग्निवीर 3रे साल की सर्विस है, उसको आप 3रे साल के रेगुलर वाले से कंपेयर करिए। अगर आप देखिए वो उसमें कम परफॉर्म करता है तो आई विल एक्सेप्ट द आर्गुमेंट। लेकिन उसको अगर आप 10 साल 15 साल वाले व्यक्ति से कंपेयर करते हैं
तो जाहिर है इस कंपैरिजन का कोई आधार ही नहीं है। इसमें से जो 25% वाला बंदा आगे जाएगा, आप उसको उस सर्विस ब्रैकेट में कंपेयर करिए। तो यह समझ ही गलत है। अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको आज की तारीख में 50 से ज्यादा कंट्रीज का नाम आएगा जहां पर टीओडी कंसेप्ट या मैंडेटरी सर्विस कॉन्सेप्ट किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं है। तो यह जो स्कीम है ये अपने आप में कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी है, बहुत से फायदे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें सारे के सारे फायदे ही नहीं हैं। बेहतर होता कि जब वो 25% रिटेन कर रहे हैं तो कम से कम अंदर 25-30% को भी CAPF में या बाकी में लेटर एब्जॉर्प्शन करते, अगर सही को तो नहीं, क्योंकि सभी को एब्जॉर्प्शन करना जरूरी भी नहीं है। आज आप देखिए वर्कफोर्स इंडिया की टोटल स्ट्रेंथ आर्मी की 12 लाख की है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कितने करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। क्या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जब ज्वाइन करते हैं तो आपको जॉब की सिक्योरिटी रहती है कि आप 50 साल 30 साल 35 साल 20 साल 15 साल या पेंशन मारने तक नौकरी करेंगे? आपके पास पेंशन नहीं होती है। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 महीने 2 साल का हो सकता है, 3 साल का हो जाता है। उसके बाद भी 1 महीने की नोटिस के बाद वो आपको निकाल सकते हैं या आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये जॉब का जो मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, इसने जो है पूरी व्यवस्था को, पूरी सरकार को, पूरे देश को बर्बाद करके रखा हुआ है। जब आपको लगेगा कि आप सिर्फ मेरिट पे आगे जा सकते हैं, तब आप आगे जाएंगे। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, एक मात्र उदाहरण, कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट के एजेंसीज रन कर रही थी, घाटे में चल रही थी, वही जब टाटा के पास आएगी तो प्रॉफिट में हो जाएगी। आखिर हार्ड मांस का बना हुआ वही इंसान एक चीज को नहीं चला पाता, दूसरा पे चला लेता है। क्यों? क्योंकि एक को जॉब की सिक्योरिटी है, एक को जॉब का चैलेंज है। तो अगर आप मौजूदा समय में भारतीय सेना में चाहे किसी भी लेवल पे देखें या सोल्जर्स को देखिए, आज जिस युद्ध को लड़ने के लिए उसको जाना है, जो वेपन्स आ रहे हैं, जो इक्विपमेंट आ रही है, जो साइबर वॉरफेयर हो रहा है, उसके लिए यह बंदा बियॉन्ड अ पॉइंट ट्रेन नहीं हो सकता। और जब हम उसमें से सिर्फ 25% रखेंगे, तब जो लोग आएंगे वो स्मॉल टीम एक्शंस को लीड कर पाएंगे। आप ब्रिटिश आर्मी देखिए, यूएस आर्मी देखिए, सार्जेंट्स एंड एनसीओज, दे रन द आर्मी इन अ बिग वे। एंड वही कैपेसिटी हमारे अपने लोगों में भी हो पाएगी। और हमारे ये 25% जो आगे जाएंगे, तो फिर यूनिट्स का जो रूप निखरेगा वो फ्यूचर वॉर के चैलेंजेस को बेहतर हैंडल कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दलाल साहब, जो अशोक साहब कह रहे हैं वो क्या आपको लगता है, मैं सिर्फ चिंता मेरी जो है वो भावनात्मक स्तर पे ज्यादा है कि मिलिट्री का आदमी जो होता है, हम उसे देखते ही चाहे किसी स्तर का हो, उसको सलाम की मुद्रा में हम आ जाते हैं। क्या वो अपने आप को जब 3-4 साल के लिए तैयार कर रहा है, रह रहा है, और आगे भी वो उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव से, उसी डेडिकेशन से कर पाएगा? लड़कों में क्या बातचीत आप देखते हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं उसको? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं समझना चाहिए कि कॉर्पोरेट जॉब में और आर्म फोर्सेस में बहुत दिन रात का फर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत बड़ा फर्क होता है सर। एक आदमी -15-20 में भी खड़ा होता है और +50 के टेम्परेचर में भी देश के लिए खड़ा होता है। और वहां उसके जब भविष्य की बात आई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सर हमें देखने को मिलेगा। सबसे मेन बात है, चलो हमें बजट चाहिए डिफेंस के लिए, पेंशन ही चलो कम करनी है, ठीक है। जब 10-12 साल की सर्विस भी अगर मतलब एक तरीके से उसको पूरा स्किलफुल तरीके से अगर आर्म फोर्सेस उसको प्लान करते, किसी भी जो भी नया मतलब एयरमैन हो, चाहे SSR का सेलर हो, चाहे आर्मी का बंदा हो, अगर उसके लिए वो कुछ प्लान ऐसा करे ताकि उसको 4 साल के बाद कुछ ऐसा मिलेगा, तो वो भी अभी तक इस पूरी योजना में हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए जो ज्यादातर युवा वो भयभीत हैं कि अगर मैं यहाँ पूरा जोर लगा दूंगा तो 4 साल के बाद मैं कितना स्टेबल हो पाऊंगा। पिछले 3-2.5 साल से आप देख रहे हैं कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कोविड टाइम में इलेक्शन। सर पेंशन बचाना है तो आप MPs का पेंशन भी क्यों नहीं कर लेते हैं? वहां भी तो थोड़ा बजट के ऊपर ध्यान लगाया जाए। सरकार को वहां देखना चाहिए जहां पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितनी बार भी जीत के आता है वहां पर पूरा उनको बजट दिया जा रहा है। तो बजट बचाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव हो सकता है गलत हो या लोगों से अलग हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्कीम पेंशन बचाने की ज्यादा स्कीम रही। मतलब जो युवाओं का देश के लिए जो हम देश प्रेम देखते हैं, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची है सर। कहीं ना कहीं युवा उस बात को लेकर लेकिन आप पेंशन बचाने को इतना हल्का भी नहीं ले सकते हैं, योजना होनी चाहिए। और आप जो उदाहरण दे रहे हैं सांसदों का, वो सांसदों का तुलना और 10-12 लाख की फोर्स की तुलना करना, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब मेजर अशोक, आप वो जनरल अशोक, आप सब ये बताएं, अब सवाल ये उठता है कि क्या
परिवर्तन किए जाएं जिससे ये स्कीम और बेहतर साबित हो और युवा जो है इस पे और आगे आकर के इस पे काम कर सके। आपको क्या क्या लगता है, क्योंकि आप स्कीम की बहुत अच्छाइयां गिना रहे हैं, बता रहे हैं और जो होंगी भी, लेकिन और क्या क्या संभावनाएं हैं इसको जो करेक्ट किया जा सकता है? जी मेरे ख्याल से अगर आपने आज की स्कीम का अनाउंसमेंट देखा होगा तो उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि यह स्कीम आज के 90 दिन बाद भर्ती चालू होने की प्रोसेस में शुरू हो जाएगी। अब जब उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा, उसमें कितने लोग सामने आते हैं, वह एक पहला इंडिकेशन होगा जो बताएगा कि क्या वह लोग जिनको इसमें भर्ती होना वो इस स्कीम को किस तरह ले रहे हैं। जाहिर है कि जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादातर लोगों के जहन में एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग काबिल हैं, योग्य हैं और 25% आगे जाने की संभावना है, उनको तो कुछ भरोसा डेफिनेटली अपने ऊपर होगा, लेकिन यह दायरा और बढ़ाए जाने की संभावना है। ढेर सारी स्कीम्स डिफेंस फोर्सेस में और बाकी डिपार्टमेंट्स में मिलाई गई हैं, जो समय के साथ चलते चलते उसमें जो रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं उनको हैंडल भी किया गया है। एक समय था कि ECHS सिर्फ पेंशनर्स को दिया जाता था, बट नॉन पेंशनर सफर कर रहे थे। बाद में गवर्नमेंट ने उसको भी लिबरलाइज करके उनको बेनिफिट दिया। इसी तरह से जब ये लोग आएंगे और अगर ऐसा इकोसिस्टम में उभर के सामने आया कि हमको 25% की बास्केट को आगे बढ़ाना है या साइड लैटरल एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, या जैसे अभी जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको कुछ परसेंटेज जॉब का रिजर्वेशन है स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या वो बास्केट और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है? तो जाहिर है कि उस समय जो समस्या उभर के सामने आएगी, अब और 4 साल के बीच में अगर ऐसा लगा तो मुझे भरोसा है कि उसमें सुधार किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये जानने की है, यह स्कीम ओवरनाइट नहीं आई है कि किसी ने टॉस उछाला कि हेड आने पर लागू कर देंगे, टेल आने पर नहीं लागू कर देंगे। यह 3 साल की मेहनत का सतत प्रयास है। बहुत से लोगों ने अपने आप को इसमें लगाया हुआ है। हो सकता है कि जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो उनके इंटरेस्ट को क्लैश कर रहा हो किसी न किसी रूप में, या उनकी सोच को क्लैश कर रहा है, लेकिन हमें अपनी जो व्यवस्था है, अपने लोग हैं, उनके डिसीजन को सकारात्मकता देनी होगी कि उन्होंने उसमें समझ लगाई है। अगर मान लिया स्कीम में कोई कमी है वो सामने आएगी, उसमें सुधार किया जाएगा, स्कीम को बदला जा सकता है। क्या लेटरल एंट्री के तौर पर भी इसको, जैसा कि जनरल सिवाच की बात थी, वो उसको भी देख रहे हैं आप, उस संभावना को भी? अभी तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल से आर्मी से जो लोग रिटायर हो रहे हैं या शॉर्ट सर्विस में भी जो लोग थे, उनको भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में साइड स्टेप करने का, लेटरल एब्जॉर्प्शन करने का प्रयास किया गया था। इसमें पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की कई कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं कि इससे जो एक्सपेंडिचर है वो बचेगा और आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर दूसरी तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अभी तक पैरामिलिट्री फोर्सेस या उनके जो लोग हैं वो इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पे कंसेंसस बने, यह नेचुरली हो जाए, या जैसे गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अच्छा समझ के लागू किया हुआ है, हो सकता है गवर्नमेंट इसको बाय लॉ मैंडेटरी कर दे कि नहीं, जैसे टीओडी का नाम आर्मी में है तो टीओडी से 25% लोग सीएपीएफ में आएंगे, तो उसकी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बेहतर होगा कि आने वाले समय में इस चीज को भी लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दोनों क्या तीनों मेहमानों का। और आपने बहुत स्थिति साफ की है, और अभी भी ये समझा जाना चाहिए देश के हित में कि ये स्कीम में और भी परिवर्तन की अगर कहीं दिक्कत है, दिक्कत भी साफ ले रही है, खासतौर पे जो नौकरी कम होने का और पेंशन की उतनी जो सुरक्षा है वो नहीं होने का। लेकिन आने वाले दिनों में इस पे करेक्शन हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है, और अच्छाई का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अशोक और दलाल साहब आपका, जो क्योंकि आप बच्चों में जो जज्बा बढ़ते हैं वो आपका भी काम है, आप उनको सही दिशा में उनको बताएं, चीजें ले जाएं, ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों।